हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 है, नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जनरली अगर हम बात करें तो ये किसकी स्टडी करवाएगी, ये सरफेस की स्टडी करवाएगी और सरफेस से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन हैं उन सब की स्टडी करवाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर हम डेफिनेशन पर जाते हैं तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएँ तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द branch of chemistry which deals with the phenomenon that occurs on the surface. Such phenomenon includes, देखो इसमें फिनोमिनन कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं बेटा। कोरोजन हो सकता है आपका, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना, लोहे का जो आयरन था उस पर जंग का लगना, कोरोजन हो जाता है आपका। कैटालाइसिस हो जाता है, ठीक है ना, और आपका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब आपके सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, किस पर इंक्लूड होते हैं ये सब, आपके सरफेस पर कंसीडर करे जाते हैं, इसलिए इन सबको हमने क्या कह दिया, सरफेस फिनोमिनन कह दिया। ओके, बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी खूब अच्छे से। अब अगर हम बात करें कि जो सरफेस पर फिनोमिनन हो रहे हैं वो कौन कौन से फिनोमिनन हो रहे हैं, तो अगर मैं उन फिनोमिनन की बात करूँ तो वो सिंपली हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं वो दो फिनोमिनन है। एक आपका फिनोमिनन हो जाता है एडजॉर्प्शन और दूसरा फिनोमिनन हो जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, पहला हो जाता है आपका एडजॉर्प्शन और दूसरा हो जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले अगर हेडिंग लगा लें तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो एडजॉर्प्शन। ये थोड़ा ज़्यादा देर तक चलेगा एडजॉर्प्शन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एडजॉर्प्शन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये कोई टुकड़ा है सॉलिड, ठीक है, ये कोई सॉलिड टुकड़ा है और इस सॉलिड टुकड़े पर कोई भी डस्ट के पार्टिकल आकर ये सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है ना, और ये केवल सरफेस पर ही है। अब ये टुकड़ा है, इसके केवल किस पर है, सरफेस पर है। तो जब केवल सरफेस की बात हो और ये बल्क अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम बल्क बोलते हैं, जब केवल सरफेस की बात हो बल्क की बात ना हो, तो ऐसा जो फिनोमिनन होगा वो कहलाएगा हमारा एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। तो एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ, बढ़िया सी डेफिनेशन देता हूँ। देखिए, दी फिनोमिनन, ये तो हल्का चल रहा है, इसको हटाओ जरा। दी फिनोमिनन ऑफ एक्युमुलेशन, दी फिनोमिनन ऑफ accumulation of a surface of a substance, of a substance, क्योंकि हमें सबस्टेंस का तो पढ़ना है। एट द सरफेस, सबस्टेंस एट द सरफेस ऑफ अदर सबस्टेंस, किसी दूसरे सबस्टेंस के सरफेस पर अगर कोई भी चीज़ सेटल डाउन हो रही है लेकिन बल्क में नहीं जा रही, रेदर देन इन द बल्क, रेदर देन इन द बल्क, तब जो ऐसा फिनोमिनन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि कोई भी ऐसा फिनोमिनन जो केवल किसी सबस्टेंस की सरफेस पर होता है ना कि बल्क में, उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बना था या क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है क्या ये बैलेंस है, नहीं, तो ये अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं इनमें पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो होता है आपका वीक वैन डर वाल्स फोर्स। कौन सा होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई खूब अच्छे से, हाँ या ना, आ गई होगी। ठीक है, देखो मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आप लोग हाँ या ना बोल दिया करो। बहुत अलग है कि मेरे पास तक आवाज़ नहीं आ रही लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक होता है आपका एडजॉर्बेट और दूसरा होता है आपका एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो देखो जैसे सॉलिड पढ़ा है वैसे होता है आपका एडजॉर्बेट, ठीक है ना, और जैसे आपने सॉल्वेंट पढ़ा वैसे होता है आपका एडजॉर्बेंट। ओके, ये चीज़ तो समझ में आती है खूब अच्छे से, छोटे पैसे ही ना, एडजॉर्बेंट। चलिए 9th क्लास से ही पढ़ते हैं अपन लोग सॉलिड वगैरह को, तो ना, तो मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले एडजॉर्बेंट की बात करें तो मैं वो लिख देता हूँ, दी मॉलिक्यूलर स्पीसीज,
द मॉलिकुलर स्पीसीज accumulates एट द सरफेस, किस पर बेटा, सरफेस पर, एट द सरफेस इज टर्म्ड एज, किस नाम से कहेंगे उसको, एडजॉर्बेट, उसको अपन लोग क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम एडजॉर्बेंट की बात करें तो एडजॉर्बेंट क्या होगा, जिस पर ये घटना घटेगी, ठीक है ना, यानी वो सरफेस जिस पर ये पार्टिकल आके आपके एडजॉर्ब हो रहे हैं ना, तो हम लिख दे रहे हैं दी मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच दी एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, दी एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, जिसके सरफेस पर ये एडजॉर्प्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आता होगा खूब अच्छे से। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल आपको डिट्टो सेम लर्न करने हैं, ठीक है ना, पेपर में सेम ही लिखे आने हैं आपको। तो एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ सिलिका जेल का। तो बेटा जो सिलिका जेल होता है हमारा, वो क्या करता है, कहीं पे भी मान लो मॉइस्चर मान लो या मान लो एयर में कहीं पे वाटर, उसको क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका जेल्स एडजॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल, कहाँ से, मॉइस्चर से या वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एयर, यहाँ पे मॉइस्ट एयर हो वहाँ से। ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। कुछ गैसेस होती हैं जैसे O2, H2, बेटा Cl2 और अमोनिया आर एडजॉर्ब्ड, ये जो चारकोल होता है एनिमल चारकोल वगैरह, एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, सरफेस ऑफ चारकोल, ये COAL, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, ये क्या कर जाती है आपकी, एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात रही सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, एडजॉर्प्शन की और एब्जॉर्बिंग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है, तो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब बात करेंगे अपन लोग बेटा इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इसके करैक्टरिस्टिक है एडजॉर्प्शन के, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों को पढ़ेंगे अपन लोग, किसको, केमिकल वाले को और फिजिकल एडजॉर्प्शन को, फिर उन दोनों के करैक्टरिस्टिक अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, तो पहले कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक है उनकी बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, ये स्पेसिफिक टाइप का होता है, एडजॉर्प्शन हमेशा एक होता है स्पेसिफिक टाइप का, और इसका नेचर भी सिलेक्टिव है। यानी कि सिलेक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो हर एक एडजॉर्बेंट के लिए एडजॉर्बेंट का नेचर होना चाहिए अलग अलग। ठीक है ना, तो उसको डिफाइन करेंगे भी, नेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी स्पेसिफिक नेचर की, तो ये विशिष्ट यानी कि एक प्रकार से स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक इसका करैक्टरिस्टिक होता है जो इसका नेचर है स्पेसिफिक, यानी कि हर एक एडजॉर्बेंट के लिए अलग अलग तरीके से होगा इसका रेट, हर एक एडजॉर्बेट के लिए अलग अलग तरीका होगा। अगर हम एडजॉर्बेंट पर्टिकुलर ले लें एडजॉर्बेंट के लिए, ठीक है ना, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव इन नेचर, दोनों एक साथ खत्म कर देता हूँ, एंड सिलेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम आपसे कह रहे हैं जैसे समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसको हमने एडजॉर्बेंट का पार्टिकल मान रखा है। ठीक है, इस पर कोई भी ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, तो A और B का जो नेचर होगा इसके लिए वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, दोनों का रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ से ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग, मैं कहना चाह रहा था डिफरेंट होगा। यानी हो सकता है A ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना ले, B ना बना पाए। ठीक है, तो A जो है वो अच्छा एडजॉर्बेट है इस एडजॉर्बेंट के लिए, B जो है वो हो सकता है ना हो इतना अच्छा। ठीक है ना, तो इनके रेट अलग अलग होंगे, इसलिए सिलेक्टिव भी हैं और स्पेसिफिक नेचर में भी हैं। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से एक पार्टिकुलर डेफिनेशन आती है, तो जो गैसेस का भी हमने एग्जांपल पढ़ा था ना, तो उसके लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर द surface of metal is called occlusion। स्पेलिंग थोड़ा दिक्कत दे जाती है, ये एक तो मार्कर सही नहीं है ना, एकदम से इंक छोड़ देता है, इसलिए बहुत स्लो लिखना पड़ता है। इट्स कॉल्ड ऑक्लूशन। ठीक है, यानी कि जब गैसेस का किसी भी मेटल की सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा तो उसे हम विशिष्ट नाम देंगे, क्या नाम देंगे उसको, एक पर्टिकुलर नाम देंगे, ऑक्लूशन। ठीक है ना, बात समझ में आती है।
थर्ड पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया जब भी इंपॉर्टेंट की बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ना हमेशा होता है नॉलेज के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ने से क्या होता है, हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन प्रोसेस की, तो एडजॉर्प्शन, इस पॉइंट को हो सकता है मैं आगे एक बार फिर एक्सप्लेन करूँ। एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। देयरफॉर चेंज इन फ्री एनर्जी, कौन सी फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब देखो, क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए थे खूब अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं पढ़ के आए तो भूल जाओ, एक फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। देखो अब समझना, ठीक है, सॉरी, जैसे अभी मुझे समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। ये कोई पार्टिकल मैंने बताया आपको, ये एडजॉर्बेंट है, ये क्या है बेटा, एडजॉर्बेंट है, ठीक है। इस पर कोई भी पार्टिकल ये आके अगर सेटल डाउन होते हैं यहाँ पर इसके सरफेस पर, तो ये बताओ ये स्टेबल कब होगा, जब से अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम सभी जानते हैं डेल्टा एच जो होगा वो बराबर होगा नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही मीन्स कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। हाँ ठीक है। अब ये पार्टिकल दूर दूर थे, अभी तक फ्रीली घूम रहे थे, समझने की कोशिश कीजिएगा। डेल्टा एच तो नेगेटिव प्रूफ कर दिया मैंने आपको, समझ रही है एक्सोथर्मिक है, इस वजह से एडजॉर्प्शन फेनोमेनन एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, ठीक है। तो ये याद रखना, आगे मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा इसको। अब ये पार्टिकल अभी दूर दूर थे, लेकिन जब इसके सरफेस पर आ जाएंगे तो ये पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, पास पास सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनकी रैंडमनेस थी, यानी कि जो फ्रीनेस थी, डिग्री ऑफ फ्रीनेस थी, वो घट गई होगी। तो घट गई होगी तो फाइनल कम हो गई होगी। तो अगर हम इसकी बात करें डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस मीन्स इसको अपन लोग क्या कहते हैं, ये एंथैल्पी होता है। और डेल्टा एस होता है आपका एंट्रोपी चेंज। क्या होता है, एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी मेजर करती है डिग्री ऑफ फ्रीनेस को। तो यहाँ से आप खुद बताइए सोच के, जब फ्रीनेस कम हो जाएगी तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा या नहीं होगा, ठीक। अब अगर हमें करना है प्रूफ डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू कैसा लेके आना है हमें, नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए देखो ये वाला टर्म नेगेटिव है, ठीक है भाई, चलिए समझ में आता है, माइनस का टी, और ये वाला टर्म भी नेगेटिव है। तो भाई ये नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से कहानी क्या बनी, नेगेटिव प्लस टी डेल्टा एस। अब ये डेल्टा एस मैंने जो था उसका साइन ले लिया, तो ये टी बचा, ठीक है। तो अगर डेल्टा एस अगर हम नेगेटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव आने के लिए समझिएगा, डेल्टा जी का नेगेटिव होने के लिए अगर हम बोलते हैं तो डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, टी डेल्टा एस के, ठीक है। बात समझ में आगे होगी। जब डेल्टा एच मोर नेगेटिव होगा तभी तो ये पॉजिटिव वाला रिजल्टेंट जब इसमें से हम घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं तो डेल्टा एच की वैल्यू मान लीजिएगा माइनस का 25 है, और टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है। तो डेल्टा एच जब आप इसको करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी माइनस का ले लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें ली। यहाँ से टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन इस डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, इसमें से नेगेटिव साइन लगाई, तो डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस जब रखोगे यहाँ से, तो माइनस का 25 और ये माइनस और माइनस का 20 जब रखोगे आप यहाँ से, तो माइनस का 25 प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा माइनस का 5। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मोर निगेटिव, किससे, टी डेल्टा एस से। जब ऐसा होगा तो ये जो फिनोमेनन है वो हमारा कैसा कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसके लिए एंगल लिख दे रहा हूँ, फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन ए सिस्टम in which randomness क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। in which randomness decrease comma delta h must be negative। रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो हमें पता है नेगेटिव होता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हेंस एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जो एडजॉर्प्शन है वो हमेशा और हमेशा कैसा रहने वाला है, हमेशा और हमेशा कैसा रहने वाला है बेटा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। पेज चेंज करता हूँ, मेरा पेज चेंज कर दो भाई। चलिए देखिए आगे, अब एक नया टर्म यहाँ पे आता है हमारा डिजॉर्प्शन, ठीक है।
एक नया टर्म आता है यहाँ से अपना डिजॉर्प्शन। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिजॉर्प्शन, ये जो वर्ड है वो जस्ट एडजॉर्प्शन का उल्टा है, ठीक है। डिजॉर्प्शन जो वर्ड है वो उल्टा है, ठीक है। कैसा उल्टा है? एडजॉर्प्शन में हम लोग पढ़ते थे कि जो पार्टिकल सेटल डाउन होंगे सरफेस पर, डिजॉर्प्शन में वो क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस, नोट्स प्यारे बच्चों बनाते रहना बेटा, आसानी से मिल रहे हैं नोट्स तो बना लो। बाकी तो मैं पहले बीच में मैंने कुछ दिन नोट्स लिखना बंद कर दिए थे, बट मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को लॉकडाउन चल रहा है, नोट्स बनाने की नीड है तो नोट्स यहाँ से बना लीजिए, चेक करा लीजिए स्कूल में, अगर चाहें तो आप स्कूल में, नहीं तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बढ़िया नोट्स है बेटा। मैं बता रहा हूँ जो भी चैप्टर में डालता हूँ, अगर उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी बोर्ड एग्जाम में बाहर जाए तो मुझे बता सकते हैं आप लोग कमेंट करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने इतना वीडियो बनाया इसमें सब नहीं आया। मेरा बिलीव करिए, मैं आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ बेटा, जितना भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ इंपॉर्टेंट करके वो तो पेपर में आते ही आते हैं, साथ के साथ हर वीडियो में से क्वेश्चन फंसने की उम्मीद होती है, इसलिए नोट्स बनाइएगा और देखते रहिएगा, ठीक है ना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड adsorbed substance from a surface on which it is, क्या हुआ था? adsorbed. It is adsorbed is known as desorption. बताओ मजा आया? डेफिनेशन सरल है ना, मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आसान सी डेफिनेशन दे दी हमने आपको कि कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से जो सरफेस पर पार्टिकल एडजॉर्ब हुए थे वो रिमूव हो जाए, तो ऐसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? डिजॉर्प्शन। अच्छा, डिजॉर्प्शन किसका रिवर्स है? एडजॉर्प्शन का। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इट इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बुद्धि लगाना, ये कब रिवर्स होगा? ये फिनोमिनन कब होगा बताओ? नहीं पता ना? चलिए मैं बताता हूं, देखो, बाय हीटिंग, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाय हीटिंग और बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, और बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, ठीक है, समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। प्रेशर को कम कर दीजिए या उस चीज को हीट कर दीजिए, तो ये जो फिनोमिनन है ये कैसा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आती है। ओके, एक नया वर्ड बनता है यहां से, वो वर्ड क्या है? वो है एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। चलिए एब्जॉर्प्शन समझ लो, फिर दोनों में एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में अपन लोग डिफरेंस कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन समझ लो भाई, एब्जॉर्प्शन भी बड़ा आसान टर्म है, ठीक है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये ऐसा फिनोमिना जिसमें मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, यानी थ्रू आउट द बल्क, ठीक है। तो समझा सकता हूं मैं? चलिए तो देखिएगा जरा, डेफिनेशन पे जाइएगा, तो डेफिनेशन समझने की कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे से। तो एब्जॉर्प्शन इज द फिनोमिनन, समझ रहे होंगे बात, वो सरफेस फिनोमिनन था, ये बल्क फिनोमिनन है। इज द फिनोमिनन absorption is a phenomenon in which the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of other substance, ठीक है। पूरे बल्क में फिनोमिनन है ये, इसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। अच्छा देखो, अब कुछ डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लेते हैं अपन लोग, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो बार है वो बार बार हिल जाता है, इसको थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक है। चलिएगा, कैमरे में तो नहीं आ रहा, नहीं ना, चलिए देखिए समझिएगा। डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी नोट्स बना रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा वीडियो जाएं,
नेट भी थोड़ा दिक्कत देता है यहाँ से, तो मैं छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पर्याप्त मिलेगा आपको मटेरियल, ठीक है ना, परेशान कोई बच्चा नहीं होगा, आपको मटेरियल में पर्याप्त दूंगा। तो एक बीच में डाल दीजिए लाइन प्यारी सी बच्चों, और एक तरफ लिख लीजिए आप एडजॉर्प्शन और दूसरी तरफ लिख लीजिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों अच्छे से। तो मैंने क्या कहा था आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन इट इन्वॉल्व्स हो सकता है ये स्पेलिंग यहाँ से यूवी वाला भी बने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल in bulk and the surface and at the surface, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, भाई सीधी सी बात है, करके देख लेना, एक टेबल है ना, डस्ट पार्टिकल्स को ले आना और एकदम उछालना हवा में, उसके बाद देखना कहीं ज़्यादा बैठेंगे कहीं कम बैठेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसमें पहला पॉइंट क्या होगा बेटा बताओ, खुद बनाना सीखो लैंग्वेज, तो इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स, यहाँ से फिर से मिस्टेक हो गई, इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लेने रहा है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्पीसीज थ्रू आउट द बल्क, ठीक है। जब बल्क में मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, तब वो क्या कहलाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये एक्सप्लेन ज़्यादा करवाया जाता है, तो मैं समझा देता हूँ। इट इज़ द सरफेस फिनोमिनन, क्योंकि सरफेस पे तो पार्टिकल हैं, और वो क्या है आपका बल्क फिनोमिनन। इट इज़ द सरफेस फिनोमिनन, और ये है आपका बॉडी ऑफ द मटेरियल बोल सकते हो, तो बल्क फिनोमिनन, यानी इट अकर्स, दोनों चीज लिख दे रहा हूँ मैं, इट अकर्स throughout the body of material that is bulk। तो ये क्या हो गया हमारा बल्क फिनोमिनन, क्या हो गया बेटा, बल्क फिनोमिनन, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं डिफरेंस में। तो थर्ड पॉइंट अभी ऐसा ही है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, शुरुआत में किसमें तेजी होगी, एडजॉर्प्शन में, लेकिन धीमे धीमे ये कैसा हो जाएगा, स्लो, लेकिन ये किससे होगा, यूनिफॉर्म रेट से। तो इट इज रैपिड इन बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, लेकिन ये कैसे होगा, ये होगा हमारा यूनिफॉर्म रेट से। इट अकर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई खूब अच्छे से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन में दोनों चीज़ें कंसीडर होती हैं आपकी। चलो मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दे रहा हूँ एब्जॉर्प्शन की कहानी भी, फिर आगे चल के एब्जॉर्प्शन के दोनों टाइप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ हेडिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, SORPTIO, एब्जॉर्प्शन, छोटी सी डेफिनेशन है, अभी ख़त्म कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत नहीं होगी। तो इट इज़ अ प्रोसेस in which both adsorption and absorption takes place। साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें तो छेना सबने खाया होगा, ठीक है, मिठाई होती है एक, तो उसके जो चाशनी होती है उसकी बॉडी में अंदर भी जाती है और थोड़ी वो सरफेस पे भी रह जाती है, एक साथ होती है, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज के वीडियो में इसमें इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग टाइप की बात करेंगे, यानी कि दो तरीके के पढ़ेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन। उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे अपन लोग करैक्टरिस्टिक फिजिकल एडजॉर्प्शन की और केमिकल एडजॉर्प्शन की। करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो बस उसके बाद यहाँ से एडजॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बेटा। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, चैनल को शेयर करिए फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।